भैया यहाँ पे जरा ध्यान दो, ठीक है। आर्टिकल 14 लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन परमिटेड डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड, ठीक है। क्लासिफिकेशन परमिटेड डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड। इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ देखो, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees the right to equality। याद रखना, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees the right to equality, stating that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India। हाईलाइट कर लेता हूं मैं इसको, डबल इन्वर्टेड कॉमास में है भाई ये बात बोली हुई, ठीक है। दो तीन बार बोलूंगा, याद कर लेना। क्या बोला हुआ है भैया? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस आर्टिकल एम्बॉडीज टू प्रिंसिपल्स, कौन कौन से? पहला, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। पहला, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। यहाँ पे लॉ लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉज है। तो पहले वाले में क्या बोला हुआ है, पढ़ लेते हैं। नो इंडिविजुअल इज अबव द लॉ। क्या बोला हुआ? नो इंडिविजुअल इज अबव द लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टैट्यूट और पोजीशन। याद रखना, इक्वालिटी बिफोर द लॉ में क्या बोला हुआ? नो इंडिविजुअल इज अबव द लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टैट्यूट, STATUS, स्टेटस, अच्छा स्टेटस हो गए, STATUS, स्टेटस और पोजीशन, ठीक है। सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ, हाउएवर आर्टिकल 14 डज नॉट इम्प्लाई एब्सोल्यूट इक्वालिटी, लिखा हुआ हाउएवर आर्टिकल 14 डज नॉट इम्प्लाई एब्सोल्यूट इक्वालिटी, इट रिकॉग्नाइजेस द नीड फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन। याद रखना, it recognizes the need for reasonable classification which permits the state to differentiate between groups of people, providing the classification is based on intelligible and justifiable grounds। फिर से पढ़ लेता हूँ। However, Article 14 does not imply absolute equality. It recognizes the need for reasonable classification, which permits the state to differentiate between groups of people, provided the classification is based on intelligible and justifiable grounds, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन अंडर आर्टिकल 14। मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन अंडर आर्टिकल 14 लिखा हुआ, while article 14 prohibits arbitrary discrimination, while article 14 prohibits arbitrary discrimination, it allows reasonable classification to achieve specific objectives of governance। याद रखना, मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन अंडर आर्टिकल 14 में क्या बोला? अंडर आर्टिकल 14 prohibits, sorry, while Article 14 prohibits arbitrary discrimination, it allows reasonable classification to achieve specific objective of governance. Classification means grouping individuals, objects, or situations based on similar attributes to address their unique needs। ठीक है। तो मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन अंडर आर्टिकल 14 में क्या बोला? While Article 14 prohibits arbitrary discrimination, it allows reasonable classification to achieve specific objectives of governance. Classification means grouping individuals, objects, or situation based on similar attributes to address their unique needs। ठीक है। फिर हम बात करते हैं परमिसिबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। परमिसिबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है? द जुडिशरी हैज क्लैरिफाइड दैट आर्टिकल 14 allows classification if it is satisfy the following condition। The judiciary has classified, sorry, classified नहीं, clarified है। The judiciary has clarified that Article 14 allows classification if it is satisfy the following conditions। तो conditions कौन कौन सी है? पहला है intelligible, intelligible differentiation, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इसमें लिखा हुआ, द क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन एन इंटेलिजिबल एंड रीजनेबल डिस्टिंक्शन। याद रखना, द क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन एन इंटेलिजिबल एंड रीजनेबल डिस्टिंक्शंस, डिफरेंशिया बिटवीन दोज इंक्लूडेड इन द ग्रुप एंड दोज एक्सक्लूडेड, ठीक है। इंटेलिजिबल इंटेलिजिबल डिफरेंशिया में क्या लिखा हुआ? द क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन एन
intelligible and reasonable distinction, differentia between those included in the group and those excluded. For example, classifying people based on income for taxation purposes, ठीक है, is valid as the distinction is intelligible. अच्छा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया मुझको। सेकंड है रैशनल नेक्सस विद ऑब्जेक्टिव। रैशनल नेक्सस विद द ऑब्जेक्टिव। रैशनल नेक्सस विद द ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या है? दैट द डिफरेंशिया must have a rational connection. The differentia must have a rational connection with the purpose or objective sought to be achieved by the legislation or policy. क्या बोला? द डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रैशनल कनेक्शन with the purpose or objective sought to be achieved by the legislation or policy. For example, reservation seats for scheduled caste and tribes in education aims to uplift socially and educationally disadvantaged groups, establishing a rational nexus. तो ये क्या था? Rational nexus versus with the objective. Rational nexus with the objective. इसमें था the differentia. The differentia must have a rational connection with the purpose or objective sought to be achieved by the legislation or policy. For example, reservation seats for scheduled castes and tribes in education aims to uplift socially and educationally disadvantaged groups, establishing a rational nexus. आगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसमें क्या लिखा हुआ? आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स आर्बिट्री, इरेशनल और अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स आर्बिट्री, इरेशनल और अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन। याद कर लो इन तीनों शब्दों को, बोलो मेरे साथ, आर्बिट्री, इरेशनल और अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे बात करी गई प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में बोला गया आर्टिकल 14 फॉरबिट्स। आर्टिकल 14 फॉरबिट्स। फॉरबिट्स का मतलब देखो मैं क्या होता है? फॉरबिट्स का मतलब होता है फॉरबिट्स, फॉरबिट्स, FORBITS, फॉरबिट्स। फॉरबिट्स मतलब होता है मना करता है। फॉरबिट्स मतलब होता है मना करता है। ठीक है, अच्छा। आर्टिकल 14 फॉरबिड्स आर्बिट्री, इरेशनल और अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन। Discrimination occurs when individual or groups are treated unequally without any reasonable basis. The prohibition includes पहला discrimination based on religion, race, caste, sex और place of birth। याद रखना, discrimination based on religion, race, caste, sex और place of birth explicitly addressed in Article 15। ठीक है, फिर आता है unreasonable और arbitrary state actions that lack a rational bias। Unreasonable और arbitrary state actions that lack a rational bias। उस bias नहीं यार, basis। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन। टेस्ट फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन में क्या है? द जुडिशरी हैज डेवलप्ड सर्टेन टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर अ क्लासिफिकेशन इज परमिसेबल अंडर आर्टिकल 14। ठीक है, पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। पहला कौन सा है? डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इसमें लिखा हुआ अ क्लासिफिकेशन मस्ट बी रीजनेबल एंड नॉट आर्बिट्री। याद रखना, डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन में क्या बात बोली गई है? A classification must be reasonable and not arbitrary। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952। केस का नाम याद रखो, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952। याद रखना, स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952। A law was struck down as it created unreasonable classification for ट्रायल प्रोसीजर्स। ठीक है, ये क्या है? डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन में बोला गया अ क्लासिफिकेशन मस्ट बी रीजनेबल एंड नॉट आर्बिट्री। फॉर एग्जांपल इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952 a law was struck down as it is created unreasonable classification for trial procedures। दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ आर्बिट्रीनेस। डॉक्ट्राइन ऑफ आर्बिट्रीनेस, इसमें क्या है? एनी लॉ और स्टेट एक्शन, एनी लॉ और स्टेट एक्शन दैट इज आर्बिट्री एक्सेस, आर्बिट्री
excessive or unreasonable violates Article 14. क्या लिखा हुआ? Any law or state action, any law or state action that is arbitrary, excessive or unreasonable violates Article 14. ठीक है? This doctrine was established in E.P. Ropaya versus State of Tamil Nadu 1974. E.P. Ropaya versus State of Tamil Nadu 1974. This doctrine, कौन सी वाली doctrine? Doctrine of arbitrariness. So this doctrine was established in E.P. Ropaya versus State of Tamil Nadu 1974, when the Supreme Court held that equality includes the absence of arbitrariness. Where है when नहीं है where है where the Supreme Court held that equality includes the absence of arbitrariness. आगे देखते हैं। फिर आता है भैया जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इसमें लिखा हुआ पहला है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन 1951। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन 1951 इसमें लिखा हुआ कि भैया रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन was initially struck down as discriminatory. Reservation in educational institution was initially struck down as discriminatory. However, subsequent amendments allowed reservations under reasonable classification. याद रखना स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोरई राजा 1951 में क्या बोला हुआ? रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन was initially struck down as discriminatory. However, subsequent amendments allowed reservation under reasonable classification. Second है के टी मोपिल नायर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1961। केपी मोपिल, केपी नहीं है केटी है, केटी, केटी मोपिल नायर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1961। A tax law that discriminate arbitrarily between landowners was struck down as it violated Article 14. A tax law that discriminates arbitrarily between landowners was struck down as it violates Article 14. फिर हम बात करते हैं डीएस नाकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। डीएस नाकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। इसमें लिखा हुआ अ पेंशन स्कीम दैट आर्बिट्रली एक्सक्लूडेड सर्टेन रिटायर्ड एम्प्लॉइज वाज इनवैलिडेटेड। क्या बोला हुआ है? A pension scheme that arbitrarily excluded certain retired employees was invalidated as the classification lacked a reasonable basis. ठीक है? फिर है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 लिखा हुआ द सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 14। The Supreme Court expanded the article scope of Article 14, holding that equality is not limited to non-discrimination. Holding that equality is not limited to non-discrimination, but also includes fairness, reasonableness, and the absence of arbitrariness. ठीक है? तो मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में क्या बात बोली गई? The Supreme Court expanded the scope of Article 14, holding that equality is not limited to non-discrimination but also includes fairness, reasonableness, and the absence of arbitrariness. फिर फिफ्थ में है इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। The Supreme Court upheld reservation for other backward classes, OBCs. OBCs की full form याद रहेगी? Other backward classes. The Supreme Court upheld reservation for other backward classes, OBCs, as a valid form of reasonable classification. ठीक है? आगे अब यहाँ पर देखते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन वर्सेस डिस्क्रिमिनेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन वर्सेस डिस्क्रिमिनेशन इसमें बोला हुआ है पहले देखो एस्पेक्ट आ रहे हैं, फिर रीजनेबल क्लासिफिकेशन आ रही है, फिर डिस्क्रिमिनेशन आ रहे हैं। सबसे पहले क्या है भैया? एस्पेक्ट है, फिर रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, फिर डिस्क्रिमिनेशन है। सबसे पहले हम बेसिस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बेसिस के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल एंड लॉजिकल क्राइटेरिया। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है उसमें क्या बात बोली गई? बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल एंड लॉजिकल क्राइटेरिया। और डिस्क्रिमिनेशन में बोला हुआ आर्बिट्ररी और इरेशनल क्राइटेरिया। ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्व्स अ वैलिड एंड लेजिटिमेट स्टेट पर्पस। सर्व्स अ वैलिड एंड लेजिटिमेट स्टेट पर्पस। ठीक है? यहाँ डिस्क्रिमिनेशन में क्या है? लैक्स रैशनल नेक्सस विद एनी ऑब्जेक्टिव। लैक्स रैशनल नेक्सस विद एनी ऑब्जेक्टिव। एग्जांपल्स ऑफ परमिसेबल। एग्जांपल ऑफ परमिसेबल में है
रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। डिस्क्रिमिनेशन में क्या आ जाएगा? डिनाइंग अपॉर्चुनिटी सोलली बेस्ड ऑन रिलीजन और जेंडर, denying opportunity solely based on religion or gender. Example of prohibited taxation based on income levels, taxation based on income levels, तो ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। डिस्क्रिमिनेशन में क्या लिखा हुआ? डिनाइंग पब्लिक सर्विसेज टू अ स्पेसिफिक कास्ट। अच्छा, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ परमिसेबल क्लासिफिकेशन, इसमें सबसे पहले इनकम टैक्स आ जाएगा। डिफरेंट टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल बेस्ड ऑन इनकम स्लैब्स, याद रखना, डिफरेंट टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल बेस्ड ऑन इनकम स्लैब्स, ठीक है। फिर रिजर्वेशंस आ जाएंगे। स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी। रिजर्वेशंस में क्या आ जाएंगे? स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी। फिर स्पेशल लॉज में क्या आ जाएंगे? डिफरेंट लॉज फॉर माइनर्स एंड एडल्ट्स, डिफरेंट लॉज फॉर माइनर्स एंड एडल्ट्स। एग्जाम्पल इन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रिमिनल लायबिलिटी, इन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रिमिनल लायबिलिटी, ठीक है। कंक्लूजन में क्या आ रहा है? आर्टिकल 14 इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, आर्टिकल 14 इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, बैलेंसिंग इक्वालिटी विद प्रैक्टिकल रियलिटीज, बैलेंसिंग इक्वालिटी विद प्रैक्टिकल रियलिटीज। इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन टू एड्रेस diverse needs but prohibits arbitrary discrimination to uphold fairness and justice, ठीक है। This balance ensures that the principle of equality promotes both individual dignity and societal progress. Conclusion फिर से पढ़ लेते हैं। Article 14 is a cornerstone of Indian democracy, balancing equality with practical realities. It permits reasonable classification to address diverse needs but prohibits arbitrary discrimination to uphold fairness and justice. This balance ensures that the principle of equality promotes both individuals' dignity and societal progress. ठीक है? Thank you.